गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर जो स्टार्ट किया था गुडविल का, और उस गुडविल के लास्ट लेक्चर में हमने गुडविल से रिलीवेंट जो भी बेसिक पोर्शंस था थ्योरेटिकल, वो हमने सारा कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में, जिसका हमने वीडियो जो अपलोड किया है पुराना, कंसेप्ट ऑफ द गुडविल। बेसिकली आज हम सीखने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम इसलिए सीख रहे हैं कि गुडविल जो हमें एडजस्ट करनी है, कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा, जो हमने कल का पुराना जो वीडियो हमने अपलोड किया है जिसमें हमने सीखा था कि जब कोई पार्टनर आएगा या कोई पार्टनर जाएगा, किसी की डेथ होगी, रिटायरमेंट होगा, तो वो हम लोगों का अमालगमेशन होगा, या फिर कोई भी जो फर्म है चलती हुई अगर हम उसको सेल कर देंगे, तो बेसिकली जब हम ऐसा करेंगे तो हमें किस तरीके से पता चलेगा कि गुडविल उस फर्म की कितनी है। बेसिकली तो आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है, उसका वैल्यूएशन कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं, तो मेथड्स में सबसे पहले अगर मैंने यहाँ लिखा हुआ है एपीएम, एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेसिकली एवरेज प्रॉफिट जो मेथड मैंने लिखा हुआ है, इस एवरेज प्रॉफिट मेथड को हमने यहाँ पर दो टुकड़ों में बांटा हुआ है। जो लिखा हुआ है हमने एसएपीएम, वही लिखा हुआ है डब्ल्यूएपीएम। अगर वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है या फिर वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ठीक है। सेकंड हमारे पास में है एसपीएम, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं, वो हम सारी चीजें सीखेंगे। और थर्ड लिखा हुआ है हमने कैपिटलाइजेशन मेथड, और कैपिटलाइजेशन मेथड में दो हैं कि अगर एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, और अगर हम सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूले होंगे, क्या कैसे कैलकुलेशंस होगी, ये सारी चीजें हम रिवाइज करेंगे, समझेंगे। लेकिन बेसिकली आज हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो आज हम पूरी तरीके से समझ लें। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इस प्रॉफिट जो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, अच्छे से सुनिएगा, हम जो प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय समझना ये है कि अगर हमारे पास में कोई ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं जिनकी वजह से जो प्रॉफिट है वो हमें फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर से कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि अगर हमने कोई पहले एडजस्टमेंट्स किए हैं, जो एडजस्टमेंट यहां करना जरूरी है, जैसे ओपनिंग स्टॉक के वैल्यूएशन की बात हो, देखो हमने ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर दिया, प्रॉफिट भी निकाल लिया, और प्रॉफिट निकालने के बाद में हमें यह पता चला कि हमने ओपनिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन किया है वो वैल्यूएशन या तो हमने ज्यादा कर लिया है या हमने कम कर लिया है। इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन की बात हो सकती है, हमने ज्यादा कर लिया है या कम कर लिया है, या ऐसा हो सकता है कि हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उसको रेवेन्यू ट्रीट कर लिया है, क्योंकि जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनको ये सारी चीजें कंफ्यूज करती हैं, और जब उनको ये चीजें कंफ्यूज करती हैं तो इसकी वजह से हमारा जो अकाउंट्स है उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसके जो प्रॉफिट्स निकल के आते हैं वो भी सही नहीं होते हैं। तो मैंने ये कहा कि अगर उसने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, उसको अगर कैपिटल मान लिया है, तो इसके क्या एडिशमेंट्स होंगे, या ऐसे कोई खर्चे जो अभी हमने कर दिए हैं लेकिन कभी भविष्य में नहीं करने पड़ेंगे, या ऐसी कोई इनकम जो अभी इस ईयर हो गई है लेकिन भविष्य में नहीं होगी। तो ये सारे जो कैलकुलेशंस हैं, हम कौन से उन्हें प्लस करेंगे, कौन से माइनस करेंगे, तब जाकर के हमें पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या निकल के आ रहा है। क्योंकि जब तक एक्चुअल प्रॉफिट निकल के नहीं आएगा, ये एडजस्टमेंट जो हमने करने हैं, तब तक हम गुडविल का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। अब जो एडजस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये मान के चलिए कि इन सारे फॉर्मूलों में वो काम आएंगे, यानी कि फॉर्मूले तो हमारे पास में वही के वही रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि जो फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे लेकिन प्रॉफिट तो हमें निकालना पड़ेगा, और प्रॉफिट निकालने के लिए पांच एडजस्टमेंट्स जो हमें दिए हुए हैं वो करने पड़ेंगे, और अगर हमें यहाँ पर करने पड़ेंगे तो फिर वो हमें हर कैलकुलेशन करते समय ही करने होंगे। इसलिए हम यहाँ अगर प्रॉफिट को समझ लें कि ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में कौन से एडजस्टमेंट हैं, और इसके बाद कौन सा प्रॉफिट निकल के आने वाला है जिससे हम गुडविल निकालेंगे, तो वो फिर डिपेंड करेगा कि किस मेथड से निकालना है। लेकिन
प्रॉफिट तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। इसलिए ये लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं यहाँ पे जैसे मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें लिखा हुआ है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और यहाँ लिखा हुआ है मैंने आपके पास में एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। गुडविल का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। अब देखिएगा एवरेज प्रॉफिट तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट। अगर 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है तो 3 इयर्स के प्रॉफिट को मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट से डिवाइड करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मेरे पास में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है, बहुत अच्छी बात है। अगर क्वेश्चंस में गिवन नहीं है तो जितने ईयर्स का प्रॉफिट होगा उसे 2 से आप डिवाइड करेंगे और जो भी अमाउंट निकल के आएगी उसे आप राउंड ऑफ कर लेंगे, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की जगह पे। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो जनरली आपको गिवन होगा। फिर लिखा हुआ है हमारे पास में नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। देखिएगा नॉर्मल प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब ये है कि जो मैंने आपसे कहा कि जो आपने गलतियां कर दी हैं, अगर वो गलतियां नहीं करते तो रियल में प्रॉफिट कितना होता, वही प्रॉफिट हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। अच्छे से समझ लीजिएगा कि मतलब जो कैलकुलेशंस आपने उसमें कर दिए, वही ओपनिंग स्टॉक का ओवर सब्सक्रिप्शन कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक का ओवर सब्सक्रिप्शन कर दिया, या ओपनिंग स्टॉक का अंडर कर दिया, क्लोजिंग का अंडर कर दिया, ये जो आप चीजें कर रहे हैं ये सारे एडजस्टमेंट होने के बाद जो प्रॉफिट निकल करके आएगा उस प्रॉफिट को ही हम कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब हम ये समझ लें कि उस प्रॉफिट में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये जो प्रॉफिट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रॉफिट के अंदर हम कौन से एडजस्टमेंट्स कर दें, इस प्रॉफिट के अंदर कौन से एडजस्टमेंट्स कर दें कि हमें निकल करके, यानी कौन से ऐड कर दें कौन से लेस कर दें कि हमें क्या मिल जाए, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट। अगर वो नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा तो आप यहां रखेंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दिक्कत कहां पर है, दिक्कत है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के एडजस्टमेंट को समझने में। अब हम एक एक चीज करके स्टार्ट करते हैं। एबनॉर्मल लॉस, और यहां लिखा हुआ है एबनॉर्मल गेन, यानी कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय थ्रिफ्ट, लॉस बाय फायर। अब आप मुझे बताइए कि आप पिछले 10 सालों से बिजनेस कर रहे हैं। मान लीजिए किसी एक साल में आपके यहां पर आग लग गई और आग लगने से उस साल आपका प्रॉफिट कम हो गया। तो अगर आग लगी है, प्रॉफिट आपका कम हुआ है, तो आप बताइए क्या ये भविष्य में ऐसा होता रहेगा, क्या ये हर साल होता है? क्योंकि आपने खुद देखा कि 10 साल में ऐसा एक बार हुआ। जब ये 10 साल में ऐसा एक बार हो रहा है तो ये भविष्य में जरूरी नहीं है कि होगा। तो इसका मतलब ये है कि उस साल जब आग लगी होगी तो जो लॉस हुआ होगा उस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाकर के आपने लिख दिया होगा, और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाकर के उस लॉस को लिखा होगा तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। किस तरीके से कम हुआ होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कर लीजिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब सपोज कर लीजिए आपको लॉस हुआ तो आपने यहां जाकर के लिख दिया टू लॉस बाय थ्रिफ्ट, जो भी है ये लिख दिया, और ये अमाउंट है सपोज कर लीजिए 10,000। अब 10,000 आपने लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके खर्चे बढ़ गए। आपके खर्चे बढ़ गए तो जब आप यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे, जब यहां पर आप क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे, तो डेफिनेटली ये 10,000 रुपए से कम हो जाएगा, क्योंकि ये लॉस हमेशा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, जब ये लॉस हमेशा नहीं होगा और इसकी वजह से जो प्रॉफिट कम हुआ है वो भविष्य में भी कम नहीं होगा, इसका मतलब है हमें प्रॉफिट को बढ़ा लेना चाहिए। इसीलिए हमने एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 10,000 में यहां पर ऐड कर देंगे। लेकिन सपोज कर लीजिए आपने कोई एसेट बेच दी, एसेट बेच करके आपको प्रॉफिट हो गया। अब आप बताइए, अगर आपका बिजनेस है तो क्या आप उस बिजनेस में एसेट को सेल आउट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस है फर्नीचर का, और सपोज कर लीजिए जो आपका फर्नीचर का बिजनेस है और उस बिजनेस में आपके लिए जो एसेट्स हैं फर्नीचर के बिजनेस में वो है सपोज कर लीजिए कंप्यूटर एसेट। तो आप कंप्यूटर खरीदने बेचने में तो डील नहीं कर रहे, फर्नीचर खरीदने बेचने में डील कर रहे हैं। तो अगर आप कंप्यूटर को बेच देंगे और उस पर अगर आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है ना, या कंप्यूटर बेचने से जो पैसे मिलते हैं वो पैसे आपका एक तरीके से एबनॉर्मल गेन है, तो इनको आप कहां नहीं लिखेंगे, इनको आप अकाउंट्स में एडजस्ट जो हमें करना है। तो जब आपने उनको अकाउंट्स में यहां लिख दिया होगा,
जब यहाँ लिख दिया होगा तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा। प्रॉफिट बढ़ गया होगा, क्या ये भविष्य में ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि ऐसा तो हम तब करते हैं जब वो कोई एसेट हमारे काम की नहीं होती तो हम उसको बेच देते हैं, या हमें लगता है हमें उससे अपडेटेड लेके आनी है। तो ऐसा हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं करते हैं। तो जब हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमें उसे क्या कर देना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए। इसलिए हमने इसको कहाँ लिखा हुआ है? लेस में लिखा हुआ है। अब मैंने लिखा हुआ है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब देखो ओपनिंग स्टॉक की दो चीजें हैं, एक ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है और एक नीचे में लिखा हुआ है अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है। इसे भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, मैंने एक ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। अब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ है इसमें मैंने क्या किया? इसमें मैंने यहां पे लिख दिया टू ओपनिंग स्टॉक, यहां मैंने लिख दिया टू परचेज, यहां मैंने लिख दिया टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहां मैंने लिख दिया टू ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पर मैंने लिख दिया बाय सेल्स, ये लिख दिया, यहां पर मैंने लिख दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहां पर मैं क्या करूंगा? टोटल कर लूंगा। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए मैंने 100 लिख दिया, ये मैंने 20 लिख दिया, तो ये मेरे पास हो गया 120 मेरे पास में यहाँ आ जाएगा। अब सपोज कर लीजिए ओपनिंग स्टॉक जो था मेरे पास में वो लिख दिया मैंने यहाँ पर 30, फिर परचेज आया, परचेज में लिख दिया 40, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस आया, मैं लिख दिया यहाँ पर 10। अब देखिएगा यहाँ 120 या 120 है, मैंने इन सबको ऐड किया 40, 30, 70 और 10 कितने हो रहा है? 80, यानी 40 और 30, 70 और 10 कितना हो रहा है? 80। 120 से 80 माइनस की मेरे पास जीपी कितना आ गया? 40। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मैं यहाँ लिखा हुआ ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन में कर लूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 30 की जगह लिख दिया 40, अगर मैं 30 की जगह 40 लिख देता हूं तो मेरा जो जीपी है वो 10 से कम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 30। क्या हो जाएगा? 30। इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने ये सीखा कि अगर ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन आप करेंगे तो जो जीपी है वो आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब ये जीपी कम हो जाएगा, यही जाकर के आपका नेट प्रॉफिट बनेगा, वो भी कम हो जाएगा। तो आपने यहां से क्या सीखा? आपने ये सीखा कि जो ओपनिंग स्टॉक है, अगर मैं ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन करूंगा तो जो मेरे पास में प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मेरा कम होगा। अगर मैं यहीं पर कहूं कि अगर जो ओपनिंग स्टॉक है अगर मैं उसका अंडर वैल्यूएशन करूंगा तो जो मेरे पास में प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखिए ओपनिंग स्टॉक जो मैंने यहाँ पे लिखा, अगर ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हो रहा है, ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हो रहा है तो मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम। अब देखिएगा, हाँ यहाँ हमने लिखा हुआ है ओवर वैल्यूएशन अगर मैं ओपनिंग स्टॉक का कर रहा हूं तो हमने क्या लिखा हुआ है? ऐड। तो ऐड हमने क्यों लिखा हुआ है? प्रॉफिट मेरा कम हो रहा है, प्रॉफिट मेरा कम हो रहा है, ये तो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ओवर वैल्यूएशन आपने किया है इसलिए प्रॉफिट कम हो रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो ये चीज गलत है, इसलिए हमें प्रॉफिट को बढ़ा लेना चाहिए। अगर ओपनिंग स्टॉक का हमने अंडर वैल्यूएशन कर लिया, गलती तो हमारी ना कि जितना था उससे हमने कम लिख दिया, प्रॉफिट बढ़ गया, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रॉफिट को कम कर देना चाहिए। इसीलिए ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक का हो रहा है तो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, और अगर हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक का क्या हो रहा है? अंडर वैल्यूएशन हो रहा है, तो हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं। इसी तरीके से हम क्लोजिंग स्टॉक को भी समझ सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को कैसे समझ सकते हैं कि सपोज कर लीजिए कि मैंने क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन कर लिया। अगर मैं यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? मान लो मैंने 20 से 30 कर दिया, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। तो अगर ये 130 हो जाएगा तो अब आप बताइए अब क्या होने वाला है? अब होने वाला ये है 30, 40, 70 और 10 कितने हो रहे हैं हमारे पास में? 30 और ये कितना हो रहा है मेरे पास में? 40, 70 और 10 कितने हो रहे हैं? 80। अब 130 में से 80 माइनस करूंगा, 130 में से 80 माइनस करूंगा तो मेरा कितना बचेगा? यहाँ पर क्या होगा? 50। यानी कि मेरा जो प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझिए फिर से, अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन करता हूं तो मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब आप बताइए, ये आपने गलत किया,
क्योंकि आपने ओवर वैल्यूएशन किया। अगर आपने ओवर वैल्यूएशन किया, प्रॉफिट आपने बढ़ा लिया, क्या ये बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। जब ये नहीं बढ़ेगा तो हमें इसे क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए। तो क्या माइनस करना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन। देखिएगा माइनस में ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का। मैं लिख भी देता हूं कि अगर हम क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन करते हैं, क्या कर रहे हैं? ओवर वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जो कि गलत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कम करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसलिए हमको इसको बढ़ा लेना चाहिए, यानी कि ये ऐड में चला जाएगा और ये लेस में चला जाएगा। तो मैंने ये भी सिखा दिया, ये भी सिखा दिया, मैंने ये भी सिखा दिया और ये भी आपको सिखा दिया। अब बात आती है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। देखिएगा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब ये है यहाँ पर कि ऐसे खर्चे जो अभी आपने क्या कर दिए हैं? माइनस कर दिए हैं, लेकिन वो भविष्य में कभी होने ही नहीं है। तो भविष्य में कभी नहीं होने, तो भविष्य में इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ करके आएगा। तो भविष्य में अगर प्रॉफिट बढ़ करके आएगा तो इसलिए हमें उसे क्या करना चाहिए? प्लस कर देना चाहिए। इसी तरीके से अगर नॉन रिकरिंग ऐसी कोई इनकम भी है जो भविष्य में नहीं होगी लेकिन अभी हो गई है तो आपने प्रॉफिट बढ़ा लिया। मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे थे, आपको 2,000 रुपए की आपको एक गड्डी बड़ी मिल गई। अब 2,000 रुपए की गड्डी, 2,000 का इंटू अगर आप किससे करने वाले हैं? 100 से करने वाले हैं, मतलब 2 लाख रुपए हो गए। 2 लाख का आपका प्रॉफिट बढ़ गया। अब सामने वाले से कह रहे हैं भैया 2 लाख रुपए हमें वहां से पड़े मिले थे, हमारा प्रॉफिट इतना था। तो भैया वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि भैया 2 लाख रुपए आपको पड़े मिले, मुझे थोड़ी पड़े मिलेंगे, इसलिए इस 2 लाख रुपए के प्रॉफिट को हटाइए। क्यों हटाइए? क्योंकि ये नॉन रिकरिंग इनकम है, ऐसी इनकम मुझे नहीं हो पाएगी। यानी कि इस टाइप से अगर कोई इनकम आपको हो जाती है, इस टाइप का मतलब है कि जो नॉर्मल बिजनेस में नहीं हो सकती है, तो वो भी आपको हटानी होगी, माइनस करनी होगी। तो वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब आती है हमारे पास में कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज जैसा रेवेन्यू। मैंने एक एग्जांपल लिख दिया कि बाइक का। जैसे सपोज कर लीजिए अकाउंटेंट ने क्या किया कि भैया उसने 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी, ठीक है। अगर कोई जो अकाउंटेंट है, जो अकाउंट बना रहा है, चूंकि 1 लाख रुपए की उस बिजनेस में बाइक खरीदी गई, तो उसने क्या किया कि 1 लाख रुपए की जो बाइक है, इसको उसने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। क्या मान लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। किसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना है? 1 लाख रुपीस की बाइक को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। अब देखिए क्या होता है, अगर वो 1 लाख रुपीस की बाइक को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानता है तो वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि 1 लाख रुपए उठाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। यहां पर 2 व्हीकल एक्सपेंसेस, 2 व्हीकल एक्सपेंसेस या 2 बाइक एक्सपेंसेस यहां ट्रांसफर कर दिया। अब जब एक्सपेंस इतना बढ़ा देगा तो जो उसका यहाँ पर प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप ही बताइए, बाइक क्या एक्सपेंसेस है? बाइक तो एसेट है। अगर एसेट का वीडियो अगर आपको देखना है तो आप जाकर के 11th क्लास का बेसिक देख लीजिए, आपको एसेट समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ सिंपल सा कि बाइक जो आपके पास में 1 लाख रुपए की है वो एसेट है, और एसेट है तो आपको यहाँ पे नहीं डालना था, यहाँ नहीं डालना था। तो नेट प्रॉफिट जो आपका कम हुआ है वो नेट प्रॉफिट आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको बढ़ाना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए हमने लिखा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्जेस रेवेन्यू क्या हुआ है, तो आप क्या कर लीजिए? प्लस कर लीजिए। क्या कर लीजिए? प्लस कर लीजिए। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, अब चूंकि बाइक है तो बाइक एसेट है, बाइक एसेट है तो उस पर डेप लगेगा, उस पर डेप लगेगा तो सपोज कर लीजिए कि डेप का रेट दिया हुआ है आपको 10%। कैसा दिया हुआ है? 10% WDV। अब 10% WDV रेट दिया हुआ है, तो अब 1 लाख का 10% कितना होता है हमारे पास में? 1 लाख का 10% 10,000। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमें कितना डालना चाहिए था? इसकी जगह तो हमें यह डालना पड़ेगा और यहाँ डालना पड़ेगा 10,000। इसके नाम से टू डेप्रीशिएशन। अब आप ही बताइए, जब डेप के नाम से आप 10,000 डालेंगे तो इस डेप में 10,000 जब जाएगा तो आपका प्रॉफिट 10,000 से कम करना पड़ेगा। इसीलिए 10,000 का जो डेप है इसे आपको लेस में जाकर के लिखना होगा। लिखना होगा, लेस में जाकर के लिखना होगा। ठीक है, ऐसा एक एग्जाम्पल भी है, क्वेश्चन भी है, तो वहां पर आपको ये सीबीएसई में आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पर इसे क्यों बताया है। ठीक है, अब लिखा हुआ है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इफ इट इज नॉट डिडक्टेड। अगर पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन है, अगर वो डिडक्ट नहीं किया है तो वो भी आप यहाँ पर डिडक्ट कर लेंगे, या एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम। देखिएगा, जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं और रेगुलर एक्सपेंसेस को हमें माइनस करना चाहिए। अगर हमने माइनस नहीं किए हैं किसी कारणवश तो हमें उसको माइनस करना होगा।
यानी कि ये जो सारे आइटम्स हैं, ये सारे आइटम्स आपके प्लस कर लेंगे हम। इसके बाद ये जो सारे आइटम्स हमने देखे हैं लेस में, ये सारे आइटम्स हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये सारे आइटम हम माइनस कर लेंगे। इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस साल का, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितने सालों के प्रॉफिट्स होंगे, उसमें जो जो एडजस्टमेंट्स होंगे, जनरली सारे एडजस्टमेंट एक साल में नहीं होते हैं, हो सकता है एक साल में इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा, एक में इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा, इसका हो जाएगा, अगले स्टेप में इसका हो जाएगा। तो ऐसे एडजस्टमेंट्स होंगे, इनके एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे प्रॉफिट्स आ जाएंगे। किस तरीके से, जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पर हमने लिखा 2017, यहाँ लिखा 18, यहाँ लिखा 90, यहाँ पर हमने लिख लिया प्रॉफिट, मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है 1 लाख, यहाँ लिखा हुआ है 1,10,000 और यहाँ लिखा हुआ है 70,000। ठीक है, फिर इसके बाद जो एडिशमेंट्स होंगे, अगर वो प्लस होने तो हम प्लस कर लेंगे, माइनस होने तो माइनस कर लेंगे। इसके बाद में ये जो प्रॉफिट निकल के आएगा, यानी ये प्लस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब 3 साल का प्रॉफिट है, तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद में हम यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। आई बात समझने की नहीं आई? तो इस तरीके से आप इसका गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, और हम अगले वीडियो में हम समझेंगे, क्या समझेंगे, अगले वीडियो में हम समझेंगे WAPM समझेंगे हम अगले वीडियो में, और उसके बाद में हम फिर ये सुपर प्रॉफिट भी उसी दिन कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। धीरे धीरे करके हम इस तरीके से वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप वीडियो देखते रहिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नए वीडियोस आएंगे वो वीडियोस आपको समय पर मिलते रहेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बाकायदा मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरा जो नंबर है वो है 8839573906। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जूम ऐप के थ्रू या दूसरे तरीके से, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको बहुत ही मिनिमम फीस में ये क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और बहुत ही आसान सी भाषा में चीज़ों को समझते रहिए। गुड नाइट।